टॉपिक्स इससे ऐसे अंडरस्टैंड कर लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, दैट कैन बी यूज्ड इन द ऐसे राइटिंग, है ना। अभी जो 2026 का पेपर हुआ है ऐसे राइटिंग का, उसके अंदर ये टॉपिक आया, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज ग्रास दैट गेट ट्रैम्पल्ड, राइट। सो दिस इज द टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे डायमेंशंस को छू सकते हैं, बट हम अगर सिर्फ, क्योंकि अभी अपन ने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे बेस्ट अपन ऐसे राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ऐसे राइटिंग के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था हम एक वाइडर पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिग पिक्चर, राइट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ 150 मार्क्स का कवर करेंगे, राइट। सो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे कुछ हवा में नहीं बोलते हम, जो भी चीजें बोलते हैं, राइट। तो उसके अंदर 150 मार्क्स का कवर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आपने 8 टॉपिक्स हैं ऐसे राइटिंग के, तो इन 8 टॉपिक्स के अंदर से डायरेक्टली डायरेक्टली 5 टॉपिक्स जो है, राइट, 8 टॉपिक्स मतलब 4 टॉपिक्स एक साइड दिए होते हैं पार्ट 1 के अंदर, 4 टॉपिक्स पार्ट 2 के अंदर दिए होते हैं, राइट। तो 4 टॉपिक्स जो होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर दिए होते हैं, तो उसमें से आपको एक एक टॉपिक करना होता है, राइट। तो 125 मार्क्स का पेपर होता है, इसके अंदर 250 मार्क्स का आपका टोटल जो होता है ऐसे राइटिंग होता है। तो हमने कहा था अभी, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इस तरह से बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 20% ऐसे राइटिंग का हमने कवर कर लिया है, राइट। तो 20% ऐसे राइटिंग का कैसे कवर कर लिया ये हम बताएंगे। आपके जो भी सारे टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। देन जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट कवर होते रहेंगे, जैसे उसमें एथिक्स का भी बहुत सारा डायमेंशन डाल सकते थे आप इस वाले टॉपिक के अंदर, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत सारा डायमेंशन डाल सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड वार्स कैन बी अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ दिस ऐसे राइटिंग, राइट। बट अभी हम फोकस करते हैं कि व्हाट वी शुड राइट इन रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस ही पढ़े हैं अभी तक, राइट। ज्योग्राफी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसे राइटिंग के अंदर, बट हम इंटरनेशनल रिलेशंस को हम इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलमोस्ट आपका बहुत सारे पोर्शन कवर हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपकी वाइडर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, एक बड़ा अपन ने इसको मेन सब्जेक्ट लेकर अपन ने इसको पढ़ा है। क्यों पढ़ा है ये आज आपको पता चलेगा, राइट। तो ऐसे जब ऐसे राइटिंग आता है ना, तो आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, कोई ऐसे टॉपिक पे नहीं आ रहा कि बताओ भाई फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे पहले आया था एक बार टॉपिक, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, राइट। या फिर ऐसा कि मतलब डायरेक्टली ही टॉपिक के ऊपर आ गया, मान लो बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर आ गया कुछ, राइट, या फिर चिल्ड्रंस के ऊपर आ गया, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं आ रहा। आप देखेंगे 8 के 8 टॉपिक मैंने आपको भेजा है, 8 टॉपिक्स जो है ना, सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे कि वो फिलोसफिकल डायमेंशन में ही जा रहे हैं, ठीक है। और फिलोसफिकल डायमेंशन नहीं कहते, ओपन एंडेड आपको ऐसे दे रहे हैं, दैट इज ए वेरी गुड अप्रोच, गुड डायमेंशन हम अपने इसके अंदर कवर कर सकते हैं, है ना। हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है ये, जो बच्चे कॉम्प्रहेंसिव पढ़ते हैं ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी आप देखेंगे बच्चों के अंदर फियर साइकोसिस अभी क्रिएटेड हो, मतलब जनरेट हो रखा है कि यार ऐसे राइटिंग को कैसे देखें, पता नहीं कैसे टॉपिक आते हैं, समझ ही नहीं आते, जो कि बिल्कुल गलत है। वो समझ में तब नहीं आएंगे जब आपने कॉम्प्रहेंसिवली स्टडी नहीं करा, आपने इंटरकनेक्टेडनेस नहीं देखा है अपने प्रिपरेशन वेल प्रिपेयरिंग योर जीएस पेपर्स, राइट। तो हम वैसे तो ऐसे राइटिंग के अंदर स्पेशल क्लासेस लेंगे, पर जैसे अभी 2026 का एग्जाम हुआ है मेंस का, तो उसके अंदर अपन किस तरह से लिख सकते थे अपने अभी तक की अंडरस्टैंडिंग, जो भी अपन ने 1 महीने के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाए, 1-1.5 महीने के अंदर, उसके अंदर कैसे लिख सकते थे, ठीक है। दिस इज योर डे 40, राइट। और डे 40 के अंदर हमको क्या क्या नॉलेज आ गई है, और मैंने कल आपको, कल या परसों, कभी भी मैंने 4-5 दिन पहले बोला था कि 20% हम ऐसे राइटिंग का कवर कर चुके हैं, तो उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। तो देखो इसके अंदर आप कहाँ कहाँ डायमेंशन छू सकते हैं ऐसे राइटिंग। इसमें ये लिख रखा है कि जब दो बड़े आदमी लड़ते हैं ना, तो छोटे आदमियों को नुकसान होता है, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम द कोल्ड वॉर यू कैन राइट, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया, कोल्ड वॉर का टाइम अपन इसके अंदर समझ सकते हैं। दूसरा अपन ने ग्रेट गेम्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्रेट गेम्स अफगानिस्तान के अंदर, ग्रेट गेम्स वाला, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से ग्रेट गेम्स, लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स, अपन ने उसके अंदर बताया था उसको, राइट। फिर अभी कंटेम्प्रेरी डायमेंशन में अगर हम देखें, तो रशिया यूक्रेन वॉर, इसके अंदर भी हमने देखा कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस, इंडिया बार बार उनकी आवाज उठाया उठाया है कि फूड, फर्टिलाइजर्स एज वेल एज एनर्जी सेक्टर जो है उसके अंदर, जब हम रशिया यूक्रेन वॉर पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस भी करेंगे। एक आप इसके अंदर इंडो पैसिफिक लिख सकते हैं, इंडो पैसिफिक लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट। बट आपको एक चीज याद रखनी है, राइट, कि आपको बहुत सारे डायमेंशन कवर करने हैं, सिर्फ आपको इंटरनेशनल रिलेशन का ही टॉपिक नहीं है। आपको जो ऐसे के अंदर दे रखा होता है वो 1000 से 1200 वर्ड्स का होता है। तो आप जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि अब बहुत डायमेंशंस में अपन पढ़ लिया, तो ये सारी डायमेंशंस अपन इसके अंदर अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो इसके अंदर आप हिस्टोरिकल डायमेंशन भी कवर कर सकते हो, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को हटाएं तो और क्या क्या डायमेंशन हिस्ट्री के अंदर, इंडिया का कॉलोनियलिज्म वो बता सकते हैं अपन इसके अंदर,
कि यूरोपियन पावर्स लड़ती थी और पिसना किसको पड़ता था, कॉलोनीज को पड़ता था। राइट, कॉलोनियल एक्सपीरियंस करके अपन लिख सकते हैं। ट्रेड वार इसमें लिख सकते हैं, एक ट्रेड वार हुआ यूएस चाइना के बीच में, और पिसना किसको पड़ा, पूरी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को। राइट, हम लिख सकते हैं कि बड़ी कंट्रीज जो हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, एनवायरमेंट में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन में लिख सकते हैं। बट अभी लेट्स फोकस ऑन द दिस इंटरनेशनल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं, है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीजें, ये भी यहीं से ही है, ठीक है, पावर स्ट्रगल से यही है। राइट, तो मतलब हमको ये दिखाना, हम क्लाइमेट चेंज का भी लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज ने आपस में कंपटीशन करें, क्लाइमेट चेंज हो गया, अब जो छोटी कंट्रीज है उनको भुगतने में पड़ रहा है, मालदीव जैसी कंट्री को, क्लाइमेट चेंज का। पर जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखेंगे, राइट, तो आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में ऐसा लिखना होगा कि इंडिया इज ए होप ऑफ ऑप्टिमिज्म, ए रे ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऐसा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। सिंपल इसको लिखना नहीं है सिर्फ। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे राइटिंग के अंदर सिंपल लिखना है? नहीं, सिंपल ये पॉइंट्स को मत लिख देना बस एक्सप्लेन करके। इसके साथ साथ आप ऐसे की थीम को पकड़ो हमेशा, कि देखो फैक्ट्स भी आने चाहिए, फिर आप देखो इसको, ये देखो ये बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि भाई इस तरह से बड़ी बड़ी आदमी लड़ाई करते हैं और फिर छोटे लोग पिस जाते हैं, ऐसा करके कुछ अपन को लिखना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो आपके पास कंटेंट ये 5 पॉइंट में आप आराम से 300 से 400 वर्ड्स लिख सकते हैं, पर जो बेस्ट है वही लिखें आप। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, इसमें से भी आप हटा सकते हैं, एक दो चीजों को हटा सकते हैं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बट फिर भी अपन कट कर सकते हैं। बट अभी अपन को एक्सप्लेन करना है इसलिए अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। जैसे इसको अपन इंटरनेशनल रिलेशंस ना रखकर इसको हम इकोनॉमिक्स के डायमेंशन में से एक्सप्लेन कर दें, एक पैराग्राफ इकोनॉमिक्स का भी तो बनाना पड़ेगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स ऐसा करके। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, सभी बच्चे समझ रहे हैं। तो इसके अंदर कैसे लिखें हम कोल्ड वार की पॉलिटिक्स को, कैसे लिखें, और कोल्ड वार की पॉलिटिक्स जब लिखें तो इंडिया इज ए नॉन अलाइन कंट्री, तो वो भी तो आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो इंडिया तो समझ गया था कि दो हाथियों, और जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी था, आपको लिखवाया भी है मैंने, कि डेवलपिंग नेशंस कैन नॉट बिकम द पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ द ग्रेट पावर्स, लिखवाया ना ये, वी हैव नथिंग टू गेन बट एवरीथिंग टू लूज इन दिस पावर स्ट्रगल। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, कोल्ड वार में जब ऐसा हो रहा था तो इंडिया देखो पहले ही समझ गया, इंडिया ने ऐसे प्रोवाइड कर। रशिया यूक्रेन वार के अंदर कैसे लिखना पड़ेगा, देखो इंडिया जो है वो हर जगह, ये जो G20 के अंदर या फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, है ना, समिट, इनके अंदर उनकी वॉइस उठाता रहा, एक डायलॉग डिप्लोमेसी के लिए इंडिया करता रहा। जब पूरा वर्ल्ड ब्लैक और व्हाइट में हो गया तो इंडिया जो है, जब दो एलिफेंट्स आपस में लड़ रहे हैं तो इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि ग्रास जो है ज्यादा ट्रैम्पल ना हो। लो भाई, टॉपिक से लिंक्ड हो गया, इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। इंडो पैसिफिक में भी जब यूएस और चाइना लड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक तरह से दूसरी कंट्रीज को स्ट्रेंथन, रीजनल पावर्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि रीजनल पावर जो अच्छा, यूएस और चाइना की वार के बीच में इंडो पैसिफिक के अंदर कौन ट्रैम्पल्ड होगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यही लोग ट्रैम्पल्ड होंगे। राइट, वियतनाम, छोटे मोटे कंट्री। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया का बड़ा पावर है, इंडिया क्या करना चाह रहा है कि उसको, है ना, इस तरह से दिखाना इंडिया को, ऐसे नहीं कि भाई हम भी पिस रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाना होता है आपको। समझ आ रहा है? और बी स्पेसिफिक, टॉपिक से चिपके रहो हमेशा, ऐसे राइटिंग में ये रहता है। हर दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में देखो टॉपिक आ गया अपना, देखो एलिफेंट्स इसीलिए कहा गया कि एलिफेंट, और ऐसा करके। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया पहले पैराग्राफ, फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का डालना है आप उसके अंदर, है ना। तो पहले तो ऐसे दिमाग में सोच लो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स आएंगे, और इसके अंदर किस पर्सपेक्टिव से, जब इंटरनेशनल रिलेशंस में डाल रहे हो तो इंडिया का एक तरह से आपको इंपॉर्टेंस दिखाना होगा, ठीक है, कि इन सब चीजों के बीच में इंडिया कैसे लड़ रहा है। अगर आप पाकिस्तान का दे रहे होते यूपीएससी, तो पाकिस्तान का आप दिखाते कि देखो ये जो अभी वार हो रहा है यूएस और ईरान के बीच में, तो पाकिस्तान इज हेल्पिंग एज ए मीडिएटर। पाकिस्तान का अगर पीसीएस कर रहे होते अब तो, समझ में आ रहा है कि देखो मक्का एग्रीमेंट साइन कर लिया जिससे कि एक रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं अभी अपन। राइट, बट हमको अब इंडिया के पर्सपेक्टिव, और इंडिया का इमेज ही वर्ल्ड के अंदर ऐसा है कि इंडिया हेल्प ही करने के लिए आगे रहता है, कभी भी किसी के ऊपर अटैक की भूमिका नहीं निभाई। पाकिस्तान का तो इतना है भी नहीं फेस, इंटरनेशनल फेस, वो तो बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हर जगह डिप्लोमेसी के अंदर आई एम द वन हु कैन डू द थिंग्स। एक रिलेटिव आइसोलेशन के बाद उठकर वापस पाकिस्तान का रिवाइवल हो रहा है, ऐसा अपन इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे, पाकिस्तान पढ़ेंगे।
तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो आप ये लिख सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोवाइड्स मेनी एग्जांपल हाउ rivalry between the powerful countries can hurt the interest of weaker nations, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख दो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, राइट। और जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता था, है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता था किससे? दिस ग्रेट पावर्स सपोर्ट करते थे अपोजिट साइड्स ऑफ द इन द कंफ्लिक्ट। ऐसा करके आप बता सकते हैं। जैसे कोरिया का एग्जांपल दे दो, कोरियन वार में एक नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया अगर अपन देखा तो साउथ कोरिया को यूएसए एंड इट्स अलाइज सपोर्ट कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया को रशिया एंड चाइना सपोर्ट कर रहे थे। और उसके कारण क्या हुआ? उनकी धरती पे यूएस वर्सेस रशिया हो गया, और उनकी धरती पे यूएस वर्सेस रशिया हो गया। तो आप देखेंगे कोरिया गॉट डिवेस्टेटेड, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, डिस्प्लेस्ड हुए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई कोरिया के अंदर। अभी भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेजेंस है साउथ कोरिया के अंदर, जो उसकी सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहा है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर अफगानिस्तान का बता दो, अफगानिस्तान का 1979 का, कि जब यूएसए और उसके अलाइज जो है वो अफगान के रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे थे, और वो पीडीपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। दोनों लड़ रहे हैं, बड़ी पावर लड़ रही है कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। ग्रेट गेम्स स्टार्ट हो गया वहां पर। कोल्ड वार के पीरियड में ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं। जो एग्जांपल आपको अच्छे से आते हैं वो लिखो। वियतनाम का वार भी है, पर वियतनाम का वार आपको इतना अच्छे से नहीं पता, तो मत लिखो उसको। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट। मॉडर्न टाइम्स में देखें तो सीरिया का कन्फ्लिक्ट दैट बिकम्स अ लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स। इंडिया मतलब इसराइल यूएस और ईरान भी तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है सर। हाँ, रशिया यूक्रेन, इसराइल यूएस, ये वाला भी हो सकता है। इसराइल यूएस मिलके, पर इसके अंदर क्या है कि बिग पावर इंक्लूडेड तो है, बट मतलब ईरान इज नॉट ए सुपर पावर ना, तो उसको उस तरह से नहीं देखेंगे कि उसकी धरती पे दो लोग नहीं लड़ रहे ना, वैसे नहीं जैसे देखेंगे। एलिफेंट तो मतलब है तो बिकॉज जैसे ओमान को जैसे छोटे छोटे नेशंस पिस रहे हैं, सऊदी हो गया उन पे बम प्रॉक्सीज पे गिर रहे हैं, हमास हो गए वैसे वो उसके तरफ हाँ, बट इसके अलाइड लिए है। अपन रशिया यूक्रेन का लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आपको लिमिटेड लिखना है, इसको लिख तो सकते हैं, है ना, बट ये थीम जी के साथ प्रॉपरली मैचअप हो, उसको ही लिखेंगे ना अपन। अपन रशिया यूक्रेन वार को लिखें तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? एक साइड रशिया है, एक साइड पूरी यूरोप है और वेस्टर्न कंट्रीज है, दोनों लड़ रहे हैं यूक्रेन के अंदर। और उससे एक तो यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा आप देखें तो अफ्रीकन नेशंस का नुकसान हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? लिख तो सकते हो उसमें, बट जो बेस्ट है वो लिखना, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी इसमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इसमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा और है? इसको महाभारत के डायमेंशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। महाभारत के अंदर बहुत सारे किंगडम्स थे, उन्होंने लड़ाई वो भी करी, डिस्ट्रॉय हो गया। कौरव और पांडवों ने लड़ाई करी, तो उसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स इन्वॉल्व हो गए, और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया महाभारत के अंदर। देखो उन दोनों को तो जी वही, और फिर साथ में और लेकर चले गए। पर उसको अगर बिल्कुल फैक्चुअल डायमेंशन के अंदर, है ना, प्रॉपर नॉलेज हो तो ही लिखो। जी जी। समझ में आ रहा है? आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जैसे आपको प्रॉपर नॉलेज है कि फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपटीशन था, तो कॉलोनी बनाते रहे और कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। दो बड़ी पावर के बीच में एक्सप्लॉयटेशन हो गया, वो पूरा आपको प्रॉपर पता है। कोई भी ऐसा टॉपिक चीज मत उठाओ जो कि टॉपिक से स्लाइटली डाइवर्ट कर रहा है, बिकॉज एट द, आप देखो अभी आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन ही, जब अभी तो हमको सोसाइटी पढ़ना है बच्चों, राइट। अभी हमको इथिक्स पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स के अंदर गवर्नेंस वाला पॉइंट आप उठा सकते हैं इसके अंदर, कि जब भी मान लो गवर्नमेंट और मान लो गवर्नमेंट और बिग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन के बीच में राइवलरी होती है, तो क्या होता है? तो उसके अंदर आप देखेंगे, या फिर बिग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में राइवलरी होती है, तो क्या होगा? तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, राइट। और बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा तो हमको, आप जैसे मान लो अपने आप को एक ऐसे समझो कि आप डीएम है या फिर इस तरह के पर्सन है, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे? उसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस बिकम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, कहीं दो जनों के बीच की लड़ाई के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। तो उसके अंदर सोशल जस्टिस हमको मेंटेन करना होता है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रोल प्ले बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप पॉलिटिकल डायमेंशन में भी लिख सकते हो। सर बहुत तो हम लोग यूएस ईरान
का एटलीस्ट लाइक एक सिंगल लाइन का ओपनिंग तो डाल सकते हैं ना, कि मतलब यूएस ईरान का ये मतलब इन लाइट ऑफ द करंट ऑनगोइंग सिचुएशन तो दिस प्रोवर्ब कैन बी यूज्ड, एंड उसके आगे फिर हम लोग यूएस रशिया यूक्रेन बाद में एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट मैं सब बोलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका लग रहा है ना, क्योंकि दो एलिफेंट लड़ रहे हैं इसमें, ईरान इज नॉट अ एलिफेंट। ईरान तो एक ऐसा पावर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि रेजिस्ट कर रहा है एक बड़े एलिफेंट को। ईरान मतलब एलिफेंट वर्सेस डी, मतलब आप समझ लो डियर, इस तरह का लड़ाई हो रहा है वहां पर। तो बिटवीन टू एलिफेंट कोई ट्रम्पल्ड हो, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोस के कारण बहुत दिक्कत तो हो रही है सिस्टम के अंदर। बट वो जो होता है ना, जैसे रशिया और यूक्रेन का साफ साफ दिख रहा है अपन को कि वहां पे पूरा का पूरा वेस्टर्न अलाइज है और रशिया है, तो इसको भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है इसके अंदर कि अपन नहीं लिख सकते। बट वो है कि अपन और को यूएस चाइना को तो ट्रेड के हिसाब से लिखना होगा ना, लाइक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, ये जो अपन ने कहा ना, ये हम्म। वाला ट्रेड वार, ये मैं बताता हूँ अभी आपको, ट्रेड वार वाला जो है, ये जब चाइना आएगा तब अपन पढ़ेंगे। पर ये ट्रेड वार जो है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से अपन लिख सकते हैं, तो उसको उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ये अपन ने अभी डिस्कस करा, है ना। तो इस तरह से अब अपन लिखेंगे कैसे, अपन को पहले ऐसे लिखना है कि कोल्ड वार वाला पॉइंट लिख दिया, फिर आप कोरियन क्राइसिस बताओ और अफगानिस्तान वाला बता दो, राइट। तो और फिर इंडिया को कैसे लाओगे आप, है ना, ये बता दिया आपने कि कोल्ड वार में देखो ये सिचुएशन हुई है कि अफगानिस्तान की हालत खराब हुई है, कोरिया की हालत खराब हुई है इन दोनों की लड़ाइयों के कारण, ग्रास गेट ट्रम्पल्ड, हियर बिग पावर्स आर यूएसए एंड यूएसएसआर आर एलिफेंट, एंड ये अफगानिस्तान एंड दिस आर ग्रासेस, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखोगे इंडिया वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस डेंजर, है ना, जवाहरलाल नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी ना, या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे लिख देना। बिलीव दैट न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस शुड नॉट बिकम द पॉन्स इन द हैंड ऑफ द बिग पावर्स। His starting remark is, we have nothing to gain but everything to lose. It shows that between the, है ना, I hope this is clear. तो इंडिया therefore follow the policy of non alignment और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस लेकर गया इंडिया, राइट। इस तरह की चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। और फिर आप अफगानिस्तान का ग्रेट गेम्स वाला भी दिखा सकते हो, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर का दिखा सकते हो कि कैसे कंफ्लिक्ट जो था वो मेजर पावर्स के बीच में कंफ्लिक्ट है, रशिया वर्सेस वेस्ट, उसके अंदर यूक्रेन को एक तरह से पॉन्स की तरह यूज कर रहे हैं, और उसके कारण पूरा जो अफ्रीकन यूनियन है या फिर जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है वो एनर्जी, फूड, ग्रेन्स और फर्टिलाइजर की क्राइसिस के कारण से सफर कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज यूक्रेन जो है मेजर एक्सपोर्टर था फूड ग्रेन्स का, और रशिया जो है वो भी एक तरह से फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स और एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। इसके कारण सैंक्शंस पुट हुए, और सैंक्शंस के कारण क्या हुआ, दूसरी कंट्रीज को दिक्कत हुआ, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज को, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हो कि फिर इसको कैसे लिंक कर सकते हो, वार दस द वार में बी फॉट बिटवीन द एलिफेंट्स, ठीक है, फॉट बाय द एलिफेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। बट इट्स इकोनॉमिक शॉक, उसका इकोनॉमिक झटका कैन बी फेल्ट बाय द ग्राइसिस 1000 किलोमीटर अवे, कितना अच्छा हो जाएगा, कनेक्ट हो गया उससे, समझ में आ रहा है। इंडो पैसिफिक के अंदर आप लिख सकते हैं, अच्छा इसमें आपने इंडिया का रोल भी बता दिया फिर कि इंडिया जो है हमेशा वॉइस ऑफ साउथ समिट के अंदर या फिर G20 समिट के अंदर, हर जगह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरह से पेन ऑफ ग्लोबल साउथ उसको शो करता हुआ है, ये अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना। जब रशिया यूक्रेन वार होगा तो उसके अंदर कहाँ कहाँ इंडिया ने करा, ठीक है, जैसे G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन का, राइट, इंक्लूजन, और वो सब चीजें आप उस वक्त फैक्ट्स के थ्रू आपको मैं बता दूंगा, वो सारे फैक्ट्स आप लिख सकते हैं। फिर इंडो पैसिफिक का आप बता सकते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर यूएस और चाइना की राइवलरी है, यूएस और चाइना के कंपटीशन है, बट इसके कारण बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो एक डिलेमा में आ गई हैं, जैसे इंडोनेशिया आ गई, वियतनाम आ गया, ठीक है, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया आ गया, कि अगर यूएसए को सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, चाइना विल रिटेलिएट, चाइना को सपोर्ट करेंगे तो यूएसए विल रिटेलिएट, सिक्योरिटी जो अम्ब्रेला बना के रख रखा है वो टूटेगा फिर उससे। तो उन दोनों की लड़ाई के बीच में वो लोग फंस गए। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसके अंदर कि स्मॉलर कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं होता, स्मॉलर कंट्री डू नॉट कंट्रोल द राइवलरी, पर फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेज, बट दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे करके फिर वापस टॉपिक से अपन लिंक कर गए।
इसके अंदर भी इंडिया जो है एक रे ऑफ होप दिखा रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि इंडिया जो है रीजनल पावर्स को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बने रहा है, जिससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वही सारी जो अपने कीवर्ड्स हैं वो डाल सकते हो फिर आप इसके अंदर। तुषार, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स एंड अदर्स, राहुल, सारे यस सर। मैंने रशिया यूक्रेन वाला तो सेकंड नहीं सेकंड, इंक्लूड किया अंजलि, था। अंजलि गोयल, अंजलि शर्मा बाला, परिया, श्रुति, तलवीन, तेजल, आप लोग अगर है ना बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज ऐसे जो होगा दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी बच्चे। यस तुषार, प्लीज टेल मी। सर हम मैंने वर्ल्ड वॉर वाला भी इंक्लूड किया था, 1 और 2, वो भी कर सकते हैं ना हाँ वो हिस्टोरिकली, कर सकते हैं, बट पता जब हो। अपन उसको पता पढ़ेंगे हो तब तो। अपन देखेंगे, अभी अपन इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पॉइंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। जी सर, ये क्लियर है। हाँ। फिर यूएस चाइना ट्रेड वार अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पर फिर भी यूएस चाइना ट्रेड वार आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, दिस कैन बी अनदर एग्जांपल कि हाउ राइवलरी बिटवीन द टू पावरफुल कंट्रीज कैन अफेक्ट द वर्ल्ड, वाइडर वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो फिर आप लिख सकते हो यूएस ने इंपोज करे टैरिफ चाइना के ऊपर, और चाइना ने रिटेलिएशन में उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करे। अब ये तो आपस में लड़ लिए, पर इससे पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इनके कारण जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। तो जो बड़ी कंट्रीज होंगे दे कैन डील विद इट, राइट, बट छोटी जो कंट्रीज होंगे दे कैन नॉट डील विद इट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे राइटिंग से डरना थोड़ी ना है बच्चों, और ऐसे राइटिंग तो हमारे फ्री के मार्क्स हैं। आप इसमें मतलब क्योंकि अपन को थोड़ा बहुत वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में, फर्स्ट के बारे में तो आप लोगों को इतना पता नहीं है, पर आप हिस्ट्री कॉलोनियल इंडिया के बारे में तो पता ही है। उसमें आप लिख सकते हो, ये तो पता ही है आपको कि ड्यूरिंग द एज ऑफ इंपेरियलिज्म, ऐसे लिखा करो, यूरोपियन पावर कंपीटेड लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म, है ना, डच, फ्रांस, ब्रिटिश, राइट, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, पर फ्रांस और ब्रिटिश बहुत तगड़े पावर थे और कॉम्पिटिटर थे। फिर आप लिख सकते हैं तो उन्होंने क्या करा, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनीज बनाने लग गया। इंडिया इटसेल्फ बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया के अंदर से होने लग गई, और उससे वो कंट्रीज तो प्रॉस्पर करने लग गया कंपटीशन के अंदर, बट जो दूसरी कंट्रीज थी उसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से आने लग गया। वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में इंडिया को कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी इंडियन के सोल्जर्स लड़े वहां पर, तो पिसे ना वो, मिलियंस ऑफ इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वार्स। दैट इज नॉट डायरेक्टली देयर ओन वार, बट दे हैड टू फाइट विद फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन हो रहा है वर्ल्ड वार के अंदर, और उस तरह से हो रहा है। इसीलिए फिर आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसीलिए इन सब चीजों से ये क्या लिखोगे इसको, हिस्टोरिकल मेमोरीज जो है इंडिया को, उसने इंस्पायर करा इंडिया को टू सपोर्ट द एंटी कॉलोनियलिज्म, सोवरेंटी, नॉन अलाइनमेंट, समझ में आ रहा है, इक्वलिटी अमंग द नेशंस, अगेंस्ट रेसिज्म। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये पॉलिसीज लगाई, राइट। फिर आप लिख सकते हो कि इन दिस सेंस वी कैन से दैट कि आवर ओन फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ ग्रास, है ना, इन एन इंपेरिकल वर्ल्ड। ग्रास के एक्सपीरियंस से हमने अपने आप की फॉरेन पॉलिसी बनाई, कि हम ग्रास ही तो थे उसके अंदर। ग्रास इज एन इंपेरिकल imperial वर्ल्ड ऑफ टू एलिफेंट्स, of imperial grass in the world of imperialism of by powerful elephants, ऐसा लिख देना, है ना, कि बहुत सारे पावरफुल एलिफेंट है उसके अंदर अपन इस तरह से। ठीक है, और फिर आप उसको फैमिलीज के अंदर भी लेके जा सकते हैं, वर्क इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी लेके जा सकते हैं इस चीज को, है ना। वर्क इंस्टीट्यूशंस में भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के बीच में टसल्स तो चलो अपन ने देख ही लिया है, पर अपने डोमेस्टिक डायमेंशन में गवर्नमेंट वर्सेस कंपनीज के बीच में टसल, उसके अंदर आप देख सकते हैं, राइट। पार्टीज के बीच, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टसल, उससे क्या होता है, पिस्ता हुई है, राइट, कॉमन मैन। कितने डायमेंशन अपन इसके अंदर टच कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमको इसको दिखाना, तो ये देखो ये टॉपिक्स आजकल बच्चे ना पता नहीं क्यों डरने लग गए हैं, कि यार यूपीएससी पता नहीं क्या ऐसे देता है उसको, तो वो भी समझ में नहीं आता, है ना, समझ में ही नहीं आता कि क्या है, क्या लिखना है, पेन ही नहीं चलता है। ये सब तुम्हारे मन के बहम है, ठीक है। अपन ने देखा ना, आप लोग खुद ने देखा, आप लोग कितना अच्छा, आप लोगों ने देखा, है ना, जैसे
आकांक्षा ने लिखा काफी अच्छे पॉइंट्स, सारे तो नहीं पढ़ पाए मैं, राइट, एक दो ही मैंने पढ़े थे। तो उसके अंदर काफी अच्छे पॉइंट्स लिखे सब बच्चों ने, लिखे होंगे आप लोगों ने, लिखने तो लग गए ना, सोचने तो लग गए, पर सोचो तो अब उस डायमेंशन के अंदर सोचो, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल नेशनल रिलेशन का अगर कोई पर्सपेक्टिव लिखना है तो उस डायरेक्शन के अंदर लिखो। वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर इंडिया का कोई रोल नहीं था, वो आप बता दो कि फिर भी हम पिसे वहां। तो जब तक हम कॉलोनी है तब तक वो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम हमको पीसा गया, राइट, एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारा। पर फिर एक्सप्लॉयटेशन से निकल कर आया, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह से डिजाइन हुई, बीइंग अ ग्रास, ग्रास का एक्सपीरियंस लेकर हमने देखा था कि जब इंपेरियल वर्ल्ड के अंदर दो एलिफेंट लड़ते हैं तो ग्रास की क्या हालत होती है, उससे फिर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन कर ली। देखो पॉजिटिविटी देख ली हमने उसमें भी। अब बताओ किसी को और कुछ कहना है? तो कल अपन दूसरा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, है ना, उसके अंदर क्या पर्सपेक्टिव लेंगे। हो सकता है कि किसी टॉपिक के अंदर कम पर्सपेक्टिव है, किसी में ज्यादा है, बट हमारे दिमाग में एक बात तो आ जानी चाहिए ना, क्या, कि भाई हम जो कर रहे हैं, राइट। अच्छा ऐसे लिख सकते हो, सिविल सर्वेंट के बेसिस पे लिख सकते हो। एक एक पॉइंट ये भी मेरे को अभी ध्यान आया कि जब मान लो सिविल सर्वेंट के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, कि अगर फाइट हो रही है, मान लो दो पॉलिटिकल पार्टीज में, तो सिविल सर्वेंट के ऊपर होता है कि किसको करे, तो उस वक्त उसको उसकी इंटेग्रिटी जो होती है वो काम आती है, क्योंकि डायरेक्टली सिविल सर्विसेज से नहीं, तो ये एथिक्स वाले पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। मान लीजिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, अब इसको, हाँ, इस केस स्टडी बना के लिख दो। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट अथॉरिटी में और कोई कॉरपोरेशन में कोई कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, और आपके ऊपर दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है कि हमारा सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट करो, तो उस वक्त हमारी इंटेग्रिटी, हमको क्या करना है। अब देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट निकल कर आ गए, ऐसे बोलने से आ जाता है। इंटेग्रिटी जो होता है ऑफिसर की, वो है कि इंटरेस्ट ऑफ द दोज पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड, रिहेबिलिटेशन अच्छा सा हो, कम्युनिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम। कम्युनल टेंशन के टाइम पर क्या होता है, दो आपस के अंदर लड़ ली, सोशल लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स लड़ लिए आपस के अंदर, कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट थे उनके, इसलिए। बट फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आता है काम में, कि जब भी ऐसा होता है। और फिर यहाँ पर गांधीयन इथिक्स लिख दो आप, तालिस्मान अप्रोच लिख दो, कि जब भी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो तो क्या होगा। तो आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए कि वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और वीकेस्ट लिंक ऑफ द सोसाइटी शुड गेट बेनिफिटेड आपके एक्शन से। तो जब भी हमको ऐसा, कभी हम फंस रहे हो, कभी सिविल सर्वेंट भी तो फंसता है दो बड़े लोगों की फाइट के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी इंटेग्रिटी को तभी भी मेंटेन करना होना चाहिए, और हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे एक्शंस जो हैं वो किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं कि सबसे वीकेस्ट लिंक ऑफ द सोसाइटी को। दैट इज इंटेग्रिटी वाला कंपोनेंट आपने डाल दिया। अब दिक्कत ये आती है कि आपने ना इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ही 1000 वर्ड्स लिख दिए, तब दिक्कत आ जाती है, समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वही हमको उठाने हैं। अब आपने मान लो क्या लिख दिया आपने 1000 वर्ड्स के अंदर, तो आप ये एथिकल वाला पॉइंट नहीं लिख पाए, मतलब आपका डायमेंशन थोड़ा ब्रॉड नहीं है। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर यू कैन नॉट थिंक ब्रॉडली, तो दैट क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई इसका तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है, ये कैसे करेगा भाई, इसका तो एक ही डायरेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन में चला गया, वर्ल्ड वार के अंदर ही चला गया। हाँ बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल लिखता हूँ। मल्टी डायमेंशन निबंध का मतलब क्या है, निबंध का ऐसे का मतलब होता है निबंध, जिन बच्चों को नहीं पता हिंदी में उसको निबंध बोलते हैं। निबंध मतलब बंधना नहीं, यू डू नॉट हैव टू बाइंड योर सेल्फ विद ए थॉट प्रोसेस, एक सिंगल थॉट प्रोसेस। पर ये अभी लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, है ना, अभी मैं, मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही है वो मैं बता दूं आपको, फिर मैं भूल जाऊंगा, है ना। तो यू हैव टू डू दैट। तो गांधी के तलिस्मान अप्रोच को लिख सकते हैं। गांधी का एक स्टेटमेंट है कि आप किसी सोसाइटी को, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप किसी सोसाइटी को मीजर कैसे करेंगे कि वो सोसाइटी हाउ इट ट्रीट्स द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है इसके अंदर, राइट। ऐसे कोट्स आप यूज कर सकते हैं, ऐसे फिलर फिलर डाल सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था, यहाँ पर मैं तालिस्मान अप्रोच को अपनाऊंगा, है ना। एक सिविल सर्वेंट को तालिस्मान अप्रोच को अपनाना चाहिए, जिसके अंदर अगर ऐसी सिचुएशन में कभी फंस जाए, डिलेमा जब आए, एथिकल डिलेमा इस तरह का, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वीकेस्ट लिंक ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचते हुए काम करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ जाएंगे तुम्हारे पास तब तक। तुमको ऐसे रेटिंग के अंदर 1000 से 1200 वर्ड से लिखने हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी डील नहीं है उसके अंदर लिखने में, है ना, आराम से लिख पाओगे। पर ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करनी है। पहले 10 मिनट ऐसे के अंदर यही देखना है कि हमको कौन कौन से डायमेंशन पकड़ने,
तो इस किस डायमेंशन में क्या लिखना है, क्योंकि एक बार आप लिखने बैठोगे ना, फिर आपको वो चीजें करने का टाइम नहीं मिलेगा कि यहाँ पे हमको आईआर का डायमेंशन याद आएगा, इसका डायमेंशन याद आएगा, इसका डायमेंशन याद आएगा, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कोड से आप कर सकते हो, राइट। इस तरह से। यस। अब बताएं, कोई भी बच्चा किसी को डाउट है तो फरिया प्लीज। सर फैमिली का कैसे लिख सकते हैं, मतलब इंडिया को कैसे बता सकते हैं फैमिली में? इंडिया को फिर आपको सोसाइटी का वो वाला पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर कंपटीशन किसके बीच में हुआ, कि मेल्स के बीच में कंपटीशन हुआ, राइट। या फिर आप देखिए मेल और फीमेल के बीच में कंपटीशन हुआ तो फिर फीमेल को पिसना पड़ा, इस तरह का आप कुछ लिख सकते हैं पैट्रियार्की को डायमेंशन करते हुए, राइट। और कैसे लिख सकते हैं आप इसको सोसाइटी के परस्पेक्टिव में? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लिख सकते हैं कि पावर स्ट्रगल हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर कि सोशल नॉर्म्स कैसे डिजाइन होंगे, और फिर सोशल नॉर्म्स कैसे डिजाइन होंगे, तो जो पावरफुल लोग थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें बना ली, और उसके अंदर जो लेस पावरफुल लोग थे, राइट, उनको वो वाले जॉब असाइन करे गए जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कंफ्लिक्ट किसके बीच में होता है, जैसे कोई ऊपर बैठ के रूल्स बना लिया, अब अपन को पता ही नहीं चला भाई, हम उस रूल के अंदर पार्ट बन गए उस रूल का, ऐसा फरिया। ओके। और कोई कुछ पूछेगा इसके अंदर, और किसी को कोई पॉइंट याद आ रहा हो तो प्लीज। और सर रिलीजन से भी रिलेट कर सकते हैं क्या हम, हाँ, जैसे कि रिलीजन से मतलब कर कि सकते हैं, दूसरे देखिए अदर रिलीजन से कैसे, कंट्रीज? हाँ, रिलीजन से कैसे कर सकते हैं कि रिलीजियस ग्रुप के अंदर कभी पावरफुल ग्रुप जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हिंदू का एक लीडर हो गया और मुस्लिम का एक लीडर हो गया, अब इनको अपना एक तरह से क्या करना है कि अपना कंपटीशन के अंदर अपने को आगे लेकर आना है, राइट। तो आपस में लड़ ली, कम्युनल टेंशन हो गया, और कम्युनल टेंशन के कारण नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन पिस गया, फरिया। हाँ जी सर। और तो सर मतलब, कंट्रीज का भी तो लिख सकते हैं ना, कि जैसे कि पाकिस्तान है और हाँ सऊदी अरब है, जैसे कि हाँ, मुस्लिम मुस्लिम नेशंस हैं, और सिया उसमें सुन्नी, इंडिया देखो हाँ ऐसे। सिया सुन्नी हाँ। कंफ्लिक्ट वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। सऊदी अरेबिया है और ये अपना ईरान है, इन दोनों के बीच में फाइट थी, तो वो रिलीजन को और लेकर आ गए। कभी कभार जो होता है रिलीजन को लेकर आ गए तो वो फाइट और ज्यादा बढ़ गई, और आज तक वो शिया सुन्नी कंफ्लिक्ट जो है वो वेस्ट एशिया को डिस्टेबल कर रखा है। और इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी मेजोरिटी जो लोग, जो जो बड़े बड़े फाइट सिविल वार्स हुए हैं, जैसे सीरिया का सिविल वार, ठीक है, आप देखिए इराक के ऊपर, इराक ईरान का वार, सऊदी अरेबिया और इसके बीच में कंफ्लिक्ट, और जिसके अंदर बहुत सारे लोग फिर लास्ट के अंदर पिस गए, तो एलिफेंट्स के फाइट के बीच में लोग पिस गए, ऐसा करके कुछ फरिया। हाँ जी सर। ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, एक बार बता दो किसी को और। तुषार को कोई आ रहा है पॉइंट? तुषार, आकांक्षा, नहीं सर। अंजलि, बाला को कुछ बोलना है? नितेश, नितेश आपका कोई पॉइंट है? श्रुत कीर्ति ने तो पॉइंट्स दिए हमको थोड़े से अच्छे, और कुछ बताना है श्रुत कीर्ति आपको उसके अंदर? श्रुति, तलवीन, तेजल। वैसे से रिलेटेड नहीं, लेकिन GS2 का जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो क्वेश्चन है, चाइना और BRI वाला, वो तो हमने मतलब मैं उसको देख रही थी, हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा? चाइना और BRI वाला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला क्वेश्चन हमने किया किया हुआ है, उसको भी अब डिस्कस कर लेंगे। मतलब मैं समझा नहीं कौन सा क्वेश्चन है, टेस्ट? सर GS2 में लास्ट क्वेश्चन है 20। जीएस टू का पेपर आ गया क्या, हो गया पेपर उसका जीएस टू का? हाँ, ओके ओके, तो उसमें क्या आया क्वेश्चन है? क्वेश्चन जो है चाइना एंड BRI वाला, वो हमने लाइक ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वही किया है क्लास में। ओके ओके ओके, तो मैंने देखा नहीं एक्चुअली जीएस टू का, मेरे को ऐसे का ही अच्छा वो जीएस टू का हो गया होगा अभी तो, कहाँ जीएस वन जी? हाँ नहीं, Belt and Road Initiative has transformed South Asia from a regional space into a theater of great power competition. To analyze the strategic implications of BRI for India's security and regional influence in South Asia. ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको किस तरह से ना, आप बोल हाँ, रहे डायरेक्टली आया। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो हमने किया है, इसीलिए। वो तो सारे एग्जैक्ट आएंगे, अभी आपका पूरा पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन, कहीं ऐसा रहेगा, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जो अपन ने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, जैसे मान लो ऐसा पूछ लिया कि इंडिया और
कुछ ऐसे मंगोलिया का रिलेशन बताओ, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस की जब अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना, तब जाकर वो कवर हो जाए। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी देयर। बट आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आजकल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को देखा जाता है।